हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, शाम के 10 बज चुके हैं। हमारे साथ तो जुड़ जाएंगे सभी साथी। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे भाई, एक बार क्या करेंगे सभी लोग, क्लास को शेयर कर देंगे। अति महत्वपूर्ण आपकी क्लास है, बहुत महत्वपूर्ण आपकी क्लास है। और ऐसा नहीं है कि रात में बहुत ज़्यादा ऐसा समय हो गया है कि आप पढ़ नहीं सकते, आप जग नहीं सकते। आपको जगना भी होगा, आपको पढ़ना भी होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि ये कंपटीशन है, ये मैं बार बार फिर से कहता हूँ, कंपटीशन है। कंपटीशन में सोना और जगने में फ़र्क नहीं होना चाहिए। जब नींद आए तब सो जाओ, 2 4 6 घंटे के लिए, इससे ज़्यादा मत सोइएगा। 5 घंटे 6 घंटे के लिए सो जाइएगा, ठीक है? हाँ, तो बाकी उठ के आप पढ़ाई करिएगा। इससे ज़्यादा आपका सोना नहीं बनता है। किससे ज़्यादा? 5-6 घंटे से ज़्यादा। और फिर आपका ये नहीं होना चाहिए कि हम शाम को 8-9 बज गए तो सो जाएं और सुबह 8-9 बजे उठेंगे, क्योंकि रात में तो सिर्फ सोना होता है। रात सिर्फ सोने के लिए नहीं होती, रात हमेशा भविष्य को बदलने के लिए भी होती है। हमेशा सोने के लिए रात नहीं होती। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ जी। तो वो टेंडेंसी जो आपकी है, वो प्रवृत्ति जो आपकी है, या वो सोच जो आपकी है कि रात सोने के लिए बनी होती है, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। हाँ, तो फिर आ जाइएगा, जुड़ जाओ क्लास में, शेयर कर दो भाई। और टाइम हो चुका है 10:05 हो चुकी हैं। आपकी ये क्लास यूपी स्पेशल, यूपी के सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर से बता दूं, ये क्लास आपकी 2 चैनल पे अभी वर्तमान में चल रही है। एग्जामपुर पे चल रही है। किस पे चल रही है? एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे, और IAS PCS वाई एग्जामपुर। बट एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि एक क्लास यूपी PCS 2020 के नाम से चल रही है। हालांकि हम इसमें यूपी स्पेशल ही कवर करेंगे। जो हम जेल वार्डर में पढ़ते उसी को और अच्छे से हम यूपी PCS में पढ़ेंगे इसको। लेकिन एक प्रोटोकॉल ये है कि यूपी PCS की क्लासेस जो हमारी हैं वो IAS PCS वाई एग्जामपुर पे चलती हैं। तो आप आदत डाल लीजिएगा रात 10 बजे IAS PCS वाई एग्जामपुर पे आने की। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि कुछ दिन बाद ये क्लास आपकी वहीं शिफ्ट हो जाएगी। समझ रहे हो? और जिस दिन शिफ्ट हो जाए उसी दिन से आप वहीं पर आना शुरू कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, वैसे तुम होशियार हो, समझ तो जाते ही हो। वैसे तुम क्या हो? होशियार हो। मेरी बात को आप समझ तो जाते हो। आगे हम लोग चलते हैं। कह रहे हैं सर दिन में सोना चाहिए कि नहीं? मैंने फिर से वही कहना है कि जब नींद आए तुमको, सोना तुमको 6 घंटे है, जब नींद आए तुमको सो जाओ। समझ रहे हो? ज़्यादा सही टाइम होता है 12 बजे तक सो जाओ। 12 बजे तक सो जाओ और सुबह 6 बजे तक आप उठ जाओ, ये सही टाइम है। लेकिन सही और गलत मेरे हिसाब से सोने का टाइम होता ही नहीं है। समझ रहे हो? अगर आपकी आदत यह है कि दिन में आप 4 घंटे 5 घंटे सो जाते हैं, तो रात को 1-2 घंटे सो और पढ़ाई करो पूरी रात को। अगर आप दिन में सो लेते हैं, सोने का मन करता है दिन में, तो दिन में सो लो 4-5 घंटे और रात को सो लो 1-2 घंटे। बाकी कि आप पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। ये कटु सत्य है। आपको कोई और काम नहीं करना पढ़ाई के अलावा, तो पढ़ाई तो आपको करनी होगी। हम आ जाते हैं अपने काम पे। और काम हमारा ये था कि हम उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक रचना को समझ रहे थे। कल यूपी की प्राकृतिक रचना को हम लोग समझ रहे थे, और उसी प्राकृतिक रचना को हम आज आगे बढ़ाएंगे। जो फिजिकल स्ट्रक्चर है हमारे यूपी का, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है हमारे यूपी का, उसको हम समझ रहे थे। मैंने कहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश को प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो महत्वपूर्ण 3 भागों में ये विभाजित किया गया है। पहला भाग हमारा भाबर एवं तराई का क्षेत्र है। भाबर को हम बहुत अच्छे से समझ चुके थे, तराई को हम बहुत अच्छे से समझ चुके थे। दूसरा भाग मैंने कहा था कि हमारी मध्य का मैदान के नाम से जाना जाता है, इसको हम गंगा और यमुना का दोआब भी कहते हैं। और तीसरा क्षेत्र हमारा बुंदेलखंड है। हाँ, तीसरा क्षेत्र हमारा बुंदेलखंड है। अरे भाई, रात में 12 बजे बोला है, दिन में 12 बजे नहीं बोला मैंने। समझ रहे हो? रात में 12 बजे। हाँ, एक विद्यार्थी ने कह दिया रात में 12 से 4, दिन में 1 से 3। वाह शाबाश, अच्छी बात है। चलो, कम से कम तुम इतना तो सीखे कि तुमको ये पता लग गया कि कितने बजे सोना है। ठीक है, तो प्राकृतिक रचना की बात कर रहे थे। यूपी का मैप हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना मैप के हम समझ नहीं पाते चीज़ों को। तो ये बन गया। अगर मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली आपसे हो जाऊं, यहाँ पे क्या हो जाऊं? थोड़ा सा पॉलिटिकली हो जाऊं, और पॉलिटिकली होने के बाद मैं आपसे पूछूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जब आप PCS का एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो ढेरों बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, या बुंदेलखंड में है, या पूर्वी क्षेत्र में है, या उत्तरी क्षेत्र में है, या कौन सा जिला किसके साथ सीमा बनाता है, या फिर उत्तर से दक्षिण जिलों का क्रम बताइए, या फिर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ऐसे भी सवाल आते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे पॉलिटिकल होता हूँ। राजनीतिक नक्शे की अगर मैं बात करूँ, वैसे तो हम भौगोलिक नक्शे की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत अगर आपसे अगर मैं थोड़ा बहुत राजनीतिक हो जाऊँ, यहाँ पे पॉलिटिकल मैप की अगर मैं बात करने लग जाऊँ, तो 2-3 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। देखो बड़ा सुंदर सा मैप बन गया आज तो एक बार में। क्या बन गया? बड़ा सुंदर सा मैप बन गया। थोड़ा बहुत तो दिक्कत होती है, उसकी कोई बात नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि ये हमारा जो हिस्सा है थोड़ी बाहर की तरफ निकला है। हम कभी कभी कहते हैं ये कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी सिरा है, सबसे पश्चिमी सिरा है, वो किस जनपद का हिस्सा है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये वाला जो बाहर निकलता हुआ थोड़ा बहुत हमारा हिस्सा है, ये किस जनपद का है? पहले ये मुजफ्फरनगर का पार्ट हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये शामली है हमारा। क्या है? शामली। तो हमारा एक जवाब बन जाता है सवाल का कि हमारा सबसे पश्चिमी जिला शामली है। मैं कहूँ आपसे कि ये वाला हिस्सा हमारा कौन सा है, तो आपका मतलब होगा, आप कहेंगे कि सर ये बलिया है। ये थोड़ा सा और आगे है बिहार की तरफ, ठीक है, ये आपका बलिया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ जी। मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा जिला है हमारा, तो आप कहोगे कि सर ये वाला जो जिला है हमारा वो कौन सा है? वो ये वाला जो जिला है हमारा वो है हमारा क्या? सोनभद्र। मैं आपसे कहूं कि ये वाला जिला हमारा कौन सा है? ये वाला जिला हमारा कौन सा है जो 3 तरफ मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? इधर भी एमपी, इधर भी एमपी और इधर भी एमपी, ठीक है। और यहाँ ऊपर की तरफ उत्तर प्रदेश का एक जनपद है झांसी, उससे घिरा हुआ है। तो मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा जिला है, तो आप फिर बताएंगे क्या कि ये कौन सा जिला है? ऐसे सवाल पूछा जाएगा कि ये ऐसे ही सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला जो 3 तरफ मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो आपका जवाब होगा कि सर ये ललितपुर है। उसी प्रकार से मैं ये वाला अगर जिला पूछ लूँ आपसे, ये तो मिट गया पूरा, ये वाला अगर आपसे जिला पूछ लूँ तो आप कहेंगे कि ये कौन सा है? हाँ, ये कौन सा है हमारा? सहारनपुर है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये सहारनपुर है। सहारनपुर 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। इसकी बात करूं सोनभद्र की, ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, इसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश है। ये 3 तरफ एक ही राज्य से घिरा हुआ है। और अगर मैं इसकी बात करूं कि ये वाला जो जिला है हमारा, ये शामली हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। और बलिया की अगर मैं बात करने लग जाऊं तो बलिया हमारा किसके साथ सीमा साझा करता है? हमारे बिहार के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए, आप मेरी बात को समझ चुके हैं, यहाँ तक मुझे बड़ी खुशी होती है। आगे हम लोग चलते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर वनडे एग्ज़ाम के लिए, जो मैं यहाँ पे आपसे पूछे वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं टारगेट दोनों ही सभी एग्ज़ाम को लेके चल रहा हूँ। मैंने जब एक बार कह दिया कि यूपी के सभी एग्ज़ाम को हम इससे क्वालिफाई कर सकते हैं, जितने भी सवाल जिस भी एग्जामिनेशन में आएंगे हम सारे करके आएंगे, चाहे वो PCS हो और चाहे वो हमारा कांस्टेबल हो, चाहे वो हमारा लेखपाल हो, चाहे वो हमारा जेल वार्डर हो, कोई भी हो, ठीक है। चलिएगा, हम इसकी बात कर लेते हैं। और इसकी बात पे हम आ जाते हैं वहीं पे जहाँ पे हमने कल छोड़ा था। और मैंने कहा था कि हमारे प्रदेश का कुछ ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे कुछ चौड़ा है, और ये वाला जो हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं? भावर की पट्टी कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? भावर की पट्टी कहते हैं। और इसके नीचे का जो हिस्सा है वो हमारा तराई की पट्टी है। ये क्या है? हमारी तराई की पट्टी है। तराई के पट्टी के बारे में कहा जाता है कि पूर्व में ये चौड़ी है, यहाँ पर ये चौड़ी है, यहाँ पर ये क्या है? चौड़ी है, लेकिन पश्चिम में जब जाओगे आप तो ये सक्रिय हो जाती है। यहाँ पर इसकी चौड़ाई लगभग 80-85 किलोमीटर की है। बट इसके भावर के बारे में बात करें तो भावर के साथ अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है। भावर इधर चौड़ा है आपका, इधर चौड़ा है आपका, और इधर आके सकरा हो जाता है। भावर पूर्वी क्षेत्र में सकरा हो जाता है। लेकिन अगर बात करें तो भावर का विस्तार सहारनपुर से लेके कुशीनगर तक है। उसी प्रकार हमारे तराई का विस्तार भी यहाँ से लेके आगे कुशीनगर, महाराजगंज और गोरखपुर वगैरह इसमें सारे आ जाते हैं। लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, ये सभी इसमें आ जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को?
हाँ जी, समझ गए। तो हमने यहाँ तक बात कर ली थी, यहाँ तक हम लोगों ने ये चीज़ें समझ ली थी। अब हमने ये क्या देखा कि ये तो हमारे तराई का क्षेत्र है, ये हमारे किसका क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र है। तराई के क्षेत्र के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ ये भूमि समतल और नम होती है, समतल एवं नम भूमि होती है। ये क्या होता है, समतल एवं नम भूमि होती है। और इसके बारे में बताया था मैंने कि ये जो भूमि होती है ये दलदली भी होती है, नमी होने के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, दलदली भी होती है। नम व दलदली मृदा होती है, यहाँ दलदली होती है। यहाँ की जलवायु आर्द्र होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, जिससे ये कहा जाता है कि मानव के लिए, मानव के स्वास्थ्य के लिए, मानव के हेल्थ के लिए हम इसको सही नहीं मानते। समझ रहे हो। जो भावर की मृदा होती है इसको हम ककरीली पथरीली कहते हैं, कंकड़ पत्थर वाली मृदा होती है। यहाँ तक हमने एक पार्ट समझ लिया था, समझ रहे हो मेरी बात को। अब हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में। उत्तर प्रदेश के इस हिस्से को हम इस प्रकार विभाजित करेंगे, क्या करेंगे, हम इस प्रकार विभाजित करेंगे। हाँ जी, हम इस प्रकार इसको विभाजित करेंगे और ये कुछ ऐसी पट्टी बन जाती है। ये क्या बन जाता है, कुछ ऐसी पट्टी बन जाती है। हाँ जी, कुछ ऐसी पट्टी बन जाती है जिसमें ये भाग हमारा अलग है, ये भाग हमारा क्या है, अलग है। ये थोड़ा सा यहाँ पे चौड़ा है, आगे जाके ये पतला हो जाता है। ये भाग हमारा थोड़ा सा क्या है, चौड़ा है, इस प्रकार से। अब बीच का जो भाग आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बीच वाला जो भाग हमारे उत्तर प्रदेश में आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं मैदानी भाग। इसे हम क्या कहते हैं भैया, ये हमारा है मैदानी भाग, ये हमारा है मैदानी भाग। अब मैदानी भाग की अगर रचना की बात करें, क्योंकि ये वाला भाग तो हमारा नदियों के द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर से बना है। ये जो प्लेन है जिसको हम भारत का सबसे उपजाऊ मानते हैं, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मृदा होती है यहाँ पर। तो जो हमारा ये बीच का मैदान है, हाँ बिल्कुल, हाँ भावर नदियों द्वारा, बिल्कुल चलेगा। तो इसके नीचे के हम इस मैदान की जब बात करेंगे तो ये मैदान खासकर हमारी गंगा और यमुना के द्वारा निर्मित मैदान है। ये क्या है हमारा, गंगा व यमुना, गंगा व यमुना के द्वारा निर्मित मैदान है। गंगा व यमुना का इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे और भी सारी नदियाँ हैं, लेकिन वो सारी नदियाँ कहीं ना कहीं गंगा की ही सहायक नदी है, इसीलिए हम, यमुना भी सहायक नदी है लेकिन अपने आप में यमुना का महत्व थोड़ा ज़्यादा है। समझ रहे हो मेरी बात को। हाँ जी, तो गंगा व यमुना के द्वारा निर्मित मैदान है, इसीलिए इसको गंगा व यमुना का दोआब कहते हैं। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। क्या कहते हैं, दो नदियों के बीच की भूमि। जैसे पंजाब होता है, पंजाब होता है हमारा 5 नदियों के बीच की भूमि। पंजाब का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे। इसी प्रकार से जो दोआब होता है वो 2 नदियों के बीच की भूमि होता है। मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं कि गंगा और यमुना से निर्मित ये मैदान कैसे निर्मित हुआ है, तो यहाँ पे एक बिजनौर नाम का जनपद है और वहाँ से गंगा नदी कुछ इस प्रकार से बहती है और दोनों तरफ उसने क्या किया है, मैदान का निर्माण किया। और यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है आपका यमुना नदी, ठीक है, जिसका नाम क्या है, यमुना नदी। इस प्रकार से कुछ बह के आती है, दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर को क्रॉस करती हुई, ठीक है, जो यहाँ पे आके मिल जाती है आपकी किससे, हाँ जी, यहाँ पे आके आपकी मिल जाती है किससे, और ये कुछ इस प्रकार से बहती है। यहाँ पे और भी कई सारी नदियाँ आ जाती हैं, जैसे गोमती की बात करें, घाघरा की बात करें, कई सारी नदियाँ हैं। गोमती इधर से आती है, घाघरा इधर से आती है, घाघरा बाहर जाके इधर जाके मिलती है, ठीक है, हाँ जी, घाघरा इधर जाके मिलती है। तो इस प्रकार से कुछ ये जो नदियां आपको दिख रही, मैं इनको मिटाऊंगा क्योंकि फिर हमें दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो नदियां आपको दिख रही हैं, इन नदियों में हम खासकर गंगा और यमुना का मैदान हम इसको कहते हैं, गंगा और यमुना का दोआब हम इसको कहते हैं। मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, नदियों से यहाँ पे ज़्यादा हमारा लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि नदियों को मैं नदियों वाले चैप्टर में ही समझाऊंगा। चलिए, भारत का पूरा एक मैप है, भारत यहाँ से यहाँ तक पड़ता है, ये भारत की आवश्यकता है। चलिए, तो हम इस मैदानी भाग की बात कर रहे थे। तो मैदानी भाग जो हमारा है वो गंगा और यमुना के द्वारा निर्मित मैदान है। इस मैदानी भाग को गंगा और यमुना जो हमारी बहुत लंबे समय से बाढ़ लेके आती रही और बाढ़ का पानी जब पूरे इन क्षेत्रों में फैलता रहा, यहाँ पर मृदा जमती रही और एक प्लेन मैदान का निर्माण हुआ। यहाँ पे एक प्लेन एरिया का, एक मैदानी क्षेत्रफल का यहाँ पे निर्माण हुआ और लंबे वर्षों से यहाँ पर खेती की जाती रही। ये मृदा बहुत उपजाऊ होती है क्योंकि हर वर्ष यहाँ पे नदियों की बाढ़ का पानी पहुँचता है। नदियाँ अपने साथ पिछले क्षेत्रों की कीचड़ और मृदा को
जो निक्षेपित मृदा होती है, महीन बालू जो होती है, हमारी कीचड़ होती है, उसको लेके आती हैं और इस मैदान में वो बिछाती चली गई। इस मैदान में क्या करती चली गई? बिछाती चली गई। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर गंगा और यमुना नहीं होती, मान लो, तो क्या यहाँ पहाड़ बन जाते? पहाड़ नहीं बन जाते यहाँ पे, लेकिन इस तरह का उपजाऊ मैदान यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाता। हम ये सोच सकते हैं कि इस तरह का उपजाऊ मैदान यहाँ पे फिर नहीं बन पाता। तो ये जो बीच का मैदान है हमारा, जैसे हम गंगा यमुना का मैदान कहते हैं, ये गंगा और यमुना के द्वारा निर्मित मैदान है। हम इस मैदान को 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। हम इस मैदान को कितने क्षेत्रों में बांटते हैं? 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। उसमें हमारा पश्चिमी मैदान है, क्या है, ध्यान से समझिएगा, उसमें हमारा पश्चिमी मैदान है, पश्चिमी मैदान है, और दूसरा हमारा इसमें मध्य मैदान है। दूसरा क्या है? हमारा मध्य मैदान है। तीसरा हमारा क्या है यहाँ पे? तीसरा हमारा पूर्वी मैदान है। तीसरा हमारा पूर्वी मैदान है। तो उत्तर प्रदेश के इस मैदानी क्षेत्र को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। ये हमारा पश्चिमी मैदान हो जाता है, ये हमारा मध्य मैदान हो जाता है, और ये वाला हमारा पूर्वी मैदान हो जाता है। यहाँ से सवाल किस प्रकार से बनता है? पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैदानी भाग, निम्नलिखित में से कौन सा मैदानी भाग ऊंचा है, समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है? इस प्रकार से सवाल पूछता है। तो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरफ से जब आप इस तरफ चलते जाएंगे, समझिए मेरी बात को, अगर आप पश्चिम से पूरब की तरफ इस मैदान में यात्रा करेंगे तो आप समुद्र तल से नीचे की तरफ जा रहे होंगे। मतलब इस मैदान का जो ढाल है, प्रदेश के इस मैदान का जो स्लोप है, वो पश्चिम से पूरब की तरफ है। क्या है? पश्चिम से पूरब की तरफ है इस मैदान का भाग। तभी तो ज्यादातर नदियां पश्चिम से पूरब की तरफ जाती हैं। यहाँ पे एक और सवाल बनता है कि इनमें से कौन सा मैदान ज्यादा या तीव्र ढलान वाला है? सवाल यही पूछा जाता है। तो इनमें से पूछा जाए कि कौन सा मैदान तीव्र ढलान वाला है। तीव्र ढलान का मतलब क्या है? मेरी बात समझिएगा। 3 चीजें बता रहा हूं मैं। मान लो ये मैदान है और यहां से यहां तक की दूरी 5 किलोमीटर है। कितनी है? यहां से यहां तक की दूरी 5 किलोमीटर है, और आपका स्लोप जो है इस प्रकार का है। मतलब यहां से और यहां तक की अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो मान लो 4 मीटर है। कितनी है? 4 मीटर है। अब दूसरा 5 किलोमीटर का आप जब इस क्षेत्रफल का लेंगे तो यहां से यहां तक 5 किलोमीटर का जब होगा तीव्र ढलान, समझिए इसका मतलब क्या है। तो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा, ये कुछ इस प्रकार का बनेगा। मान लो ये 4 मीटर ऊंचा हो जाता है 5 किलोमीटर में, या 4 मीटर नीचे चला जाता है 5 किलोमीटर में, तो ये कहीं 3 मीटर नीचे जाएगा। कितना? 3 मीटर। तो ये ढलान थोड़ा तीव्र हो गया, ये जल्दी नीचे जा रहा है, और ये वाला धीरे धीरे नीचे जा रहा है। 5 किलोमीटर में ये सिर्फ 3 मीटर नीचे गया। उसी प्रकार से आगे हम और बात करेंगे तो आगे जाने पर ये ढलान और ज़्यादा मंद पड़ जाता है, और 5 किलोमीटर की एरिया में ये सिर्फ मान लो 2 मीटर ही नीचे जाता है। ये एग्जाम्पल है मेरा आपको समझाने के लिए। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ कि हमारा जो ये वाला भाग है ये तीव्र ढलान वाला है। मतलब यहाँ पर, तभी तो यहाँ पर नदियों का जो जल का बहाव होता है वो ज़्यादा होता है। कंपेयर अगर आप इस क्षेत्र में करोगे और इस क्षेत्र में करोगे, यहाँ पे गंगा नदी धीरे बहती है। क्यों बहती है? क्योंकि यहाँ पे जो ज़मीन का या जो मैदानी भाग का जो ढलान है वो उतना तीव्र नहीं है जितना इस क्षेत्र का ढलान है, जितना इस क्षेत्र का ढलान है। समझ रहे मेरी बात को? तो सवाल यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्रदेश के मैदानी भाग का कौन सा हिस्सा तीव्र ढलान वाला है? समझ रहे मेरी बात को? कौन सा हिस्सा तीव्र ढलान वाला है? तो पहले आपको ये याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ। तो उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग का निर्माण हुआ गंगा और यमुना एवं इनकी अन्य सहायक नदियां। गंगा की सहायक नदियां, जो पठारी नदियां हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे, दूसरी जैसे कि हमारी घाघरा है, जैसे कि हमारी रामगंगा है, जैसे हमारी राप्ती है, इन नदियों की हम बात कर रहे हैं, गंडक है। इन नदियों से हमें मदद मिली और इस मैदान का निर्माण हुआ है। इन नदियों के द्वारा लाए गए जो महीन अवसाद थे, महीन बालू थी, मेरी बात समझ रहे हैं ना, महीन बालू बहुत ज्यादा, तराई क्षेत्रों से भी ज्यादा महीन जो बालू और कीचड़ थी वो बिछाती चली गई बाढ़ के दौरान। क्या करती गई? अब नदियां अपने दोनों तरफ, क्योंकि कई कई किलोमीटर तक बाढ़ चली जाती है, तो वो मिट्टी की परत बिछा देती हैं इस मैदानी भाग में। तो यहाँ पे एक बहुत ही उपजाऊ मैदानी भाग का निर्माण हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इसका निर्माण हुआ, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये था कि इस मैदानी भाग का ढाल किस दिशा से किस दिशा की तरफ है। तो आप ये भी सोच सकते
थे कि उत्तर से दक्षिण की तरफ है, आप ये भी सोच सकते थे कि दक्षिण से उत्तर की तरफ है, आप ये भी सोच सकते थे कि पूरब से पश्चिम की तरफ है, या फिर पश्चिम से पूरब की तरफ है, या फिर पूरब से पश्चिम। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा कि इस मैदानी इलाके का जो ढलान है हमारा वो पश्चिम से पूरब की तरफ है। समझ रहे हो मेरी बात को? इस मैदानी भाग का जो ढलान है हमारा वो पश्चिम दिशा से पूरब की तरफ है। पश्चिम में ऊंचा है और पूरब में ये नीचा है। समझ रहे मेरी बात को? तीन क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन ये बनेगा यहां से कि इनमें से कौन सा तीव्र ढलान वाला भाग है। तो हमारा जो तीव्र ढलान वाला भाग है वो पश्चिमी मैदान है, उससे कम हमारा मध्य मैदान है, और सबसे कम तीव्र ढलान वाला जो मैदान है हमारा वो क्या है हमारा पूर्वी मैदान है। पूर्वी मैदान से जैसे ही और बिहार में पहुंचती है गंगा नदी और चौड़ी हो जाती है, और बिहार में आपने देखा होगा कि बिहार में ही नदी बाढ़ भी बहुत लाती है, कोसी है, गंगा है, ये सब बाढ़, क्योंकि यहाँ पे ढलान कम है, पानी ज़्यादा बड़े क्षेत्र में बहता है, गंगा नदी की चौड़ाई भी यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। समझ रहे मेरी बात को? जबकि यहाँ कंपेयर करें हम लोग बिजनौर वगैरह में, हापुड़ वगैरह में, तो गंगा की चौड़ाई उतनी ज़्यादा नहीं होती, और वाटर जो फ्लो होता है, रिवर फ्लो जो होता है वो तेज़ी से होता है, क्योंकि यहाँ पे ढलान थोड़ा ज़्यादा है। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ तक आप लोग मेरी बात को समझ गए? हाँ जी, क्या समझ गए? मेरी बात को यहाँ तक आप लोग समझ गए? इस मैदानी भाग की अगर हम समुद्र तल से ऊंचाई की अगर बात करें तो आमतौर पर 300 मीटर से 80 मीटर तक इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। समझ रहे मेरी बात को? हाँ जी। लेकिन समझ रहे मेरी बात को? लेकिन इस मैदानी भाग का वर्गीकरण एक आधार पे और होता है। ये तो हमने स्लोप के आधार पर इसका वर्गीकरण देख लिया, या क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्र के आधार पे हमने इसका क्लासिफिकेशन देख लिया। इस मैदानी इलाके का वर्गीकरण कुछ आधारों पर और होता है। वो क्या आधार है मेरी बात समझिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको इस क्लास में। हाँ, नदियों द्वारा लाए गए जो निक्षेपित होते हैं, जो अवसाद होते हैं, जो बालू होती है, जो कीचड़ होती है, जो मृदा की प्रकृति है, उस आधार पर भी हमने इस मैदान का वर्गीकरण किया है, और 2 भागों में हमने इस मैदान को बांटा है। मतलब मृदा की प्रकृति के आधार पर हमने इस मृदा की प्रकृति के आधार पर, मृदा किससे बनी? नदियों द्वारा लाए गए जो निक्षेपित थे, नदियों द्वारा लाए गए जो अवसाद थे, नदियों द्वारा लाई गई जो बालू थी, नदियों द्वारा लाई गई जो कांप थी, कांप मतलब कीचड़ की तरह जो थी, हमारी मिट्टी थी, इससे हमारी क्या बनी? इस क्षेत्र की मृदा बनी। और इसी मृदा के आधार पर हमने इस क्षेत्र को, हमने इस मैदानी इलाके को 2 भागों में विभाजित किया है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं इधर लिखता हूं। एक हमारा बनता है बांगर का भाग, एक हमारा बनता है खादर का भाग। समझ रहे हो? 2 क्षेत्र हैं हमारे, एक बनता है इसी मैदानी भाग में बांगर क्षेत्र, और एक बनता है इसी मैदानी भाग में हमारा खादर क्षेत्र। समझ रहे हो ना? इसी में बनता है हमारा खादर क्षेत्र और इसी में बनता है हमारा बांगर क्षेत्र। खादर क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो ये कछार भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपने सुना होगा कि गंगा का कछार है, यमुना का बीहड़ है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? चंबल का बीहड़ है, घाघरा का कछार है या खादर है। तो 2 प्रकार के क्षेत्र यहाँ पे बन जाते हैं, एक बांगर मैदान, एक खादर मैदान। समझ रहे हो मेरी बात को? जब हम बात करेंगे खादर की या बांगर की, दोनों अलग अलग होते हैं। एक ही मैदान में 2 पार्ट कैसे हुए, समझने की कोशिश करिएगा कि जब हम बात करेंगे खादर की, तो खादर जो होता है इस मैदानी इलाके में वो नदियों के ज़्यादा पास वाली भूमि होती है। समझ रहे मेरी बात को? वो नदियों के ज़्यादा पास वाली भूमि होती है खादर। और यहाँ पर क्या होता है कि लगभग हर साल या हर 2 साल में या कभी 3 साल में यहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँच जाता है। क्या होता है? बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, और बाढ़ के पानी पहुंचने से यहाँ पर जो मृदा होती है ऊपर की वो बदलती रहती है। इस खादर वाले भाग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है? मृदा जो होती है उसकी ऊपरी परत वो चेंज होती रहती है, और ये ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है हमारी ज़मीन। समझ रहे हो? ज़्यादा उपजाऊ हमारी ये ज़मीन हो जाती है। तो खादर की बात करें, खादर को हम लोग कछार कह सकते हैं। और खादर जो होती है वो नदियों के ज़्यादा पास की भूमि होती है, नदियों की तलहटी होती है। समझ रहे हो? नदियों की तलहटी होती है। जबकि हम बांगर की बात करेंगे तो बांगर इसी मैदानी भाग में वो क्षेत्र हैं जहां पर नदियों का पानी पहले कभी हजारों वर्ष पहले पहुंचता था और इस मैदान का निर्माण हुआ, लेकिन उसके बाद पानी नदियों का वहां तक नहीं पहुंचता।
और सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से इसी मृदा में, एक ही तरह की मृदा में यहां पर लगातार खेती की जा रही है, क्योंकि हम इस भाग को बहुत उपजाऊ मानते हैं। हम ये सोचते हैं कि नहीं भाई, सबसे ज्यादा पैदावार हमारे खेत में हो जाए। तो यहां पर लगातार एक ही तरह की मृदा में खेती की जाती रही है यहाँ पर, और बहुत सारे फर्टिलाइज़र का हमने इस्तेमाल यहाँ पर किया है। तो ये बांगर वाली जो भूमि है ये अब अनुपजाऊ होना शुरू हो गई है। यहाँ पर संकट का, हाँ, यहाँ पर अनुपजाऊ, यहाँ पर खतरे की घंटी अनुपजाऊ होना शुरू हो गई है। यहाँ पर खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। आप कहोगे खतरे की घंटी कैसे? इस क्षेत्र की लगभग 10% मृदा ऊसर में चेंज होती जा रही है। अब जैसे कि हम बात करें, एटा है हमारा डिस्ट्रिक्ट, अलीगढ़ है हमारा, इटावा है, इन क्षेत्रों, मैनपुरी है, इन क्षेत्रों की बहुत सारी मृदा अब ऊसर क्षेत्र में परिवर्तित होती चली जा रही है। समझ रहे हो? तो इसे हम कहते हैं बांगर। जो नदियों से ज़्यादा दूर की भूमि होती है हम उसको बांगर कहते हैं। जो नदियों के ज़्यादा पास की भूमि होती है हम उसे खादर कहते हैं। खादर को हम कछार भी कहते हैं, और खादर बांगर की अपेक्षा ज़्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि वहाँ पर हर वर्ष बाढ़ आ जाती है और नदियाँ बहुत उपजाऊ मिट्टी लेके आती हैं। जैसे कि मान लो नदी बिजनौर में बाढ़ आई, बिजनौर के खेतों से मिट्टी उठाई, वो अगले खेत में छोड़ दी, तो बिजनौर में की मृदा यहाँ पहुँच गई और यहाँ की मृदा उसने यहाँ पहुँचा दी, यहाँ की मृदा। तो मतलब जब मृदा चेंज होती रहती है तो ह्यूमस वगैरह की मात्रा भी उसमें होती है, और हो सकता है पिछले क्षेत्र में दूसरी तरह की खेती की जा रही थी इस मृदा में, यहाँ पे कुछ अलग तरह की खेती होती है। तो जब फसल वगैरह चेंज होती है तो ये थोड़े ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है, और यहाँ पे फर्टिलाइज़र की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। नाइट्रोजन की मात्रा भी इस मृदा में काफ़ी ठीक ठाक पाई जाती है। तो बांगर और खादर के आधार पर भी हम इस मृदा का वर्गीकरण कर सकते हैं, इस क्षेत्र का। ना थोड़ा तुम्हें बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझ रहे हो? हाँ जी, ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने दो आधारों पर इस जो ये क्षेत्र था हमारा, मध्य का जो मैदानी भाग था, इसको हमने दो आधारों पर विभाजित कर दिया। एक तो हमने एक आधार पे देखा था कि इसी प्रदेश को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें पहला हिस्सा पश्चिमी मैदान, दूसरा हिस्सा पूर्वी मध्य मैदान, और तीसरा हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा? पूर्वी मैदान। और दूसरा हमने मृदा की प्रकृति के आधार पर इसको बांट दिया, जिसमें हमने देखा कि एक तरफ हमारा बांगर है, एक तरफ हमारा खादर है, और इसी खादर वाले इलाके में जलोढ़ टाइप की मृदा बहुत पाई जाती है। जलोढ़ मृदा हम जिसको कहते हैं। ये सब सॉइल पढ़ेंगे तब हम इसी बांगर और खादर की भी ज़रूरत हमें पड़ेगी। मुझे लगता है कि मैंने वेस्ट बना दिया है आपको इसके बारे में, ठीक है? तो आप सॉइल जब पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में जब आप पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? अच्छा, मज़ा आ रहा है? मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा बोरिंग होगा ये, लेकिन मज़ा आ जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। तो हमने दो जो भाग थे हमारे प्रदेश के वो क्लियर कर लिए हैं, ऊपर का भाग, बीच का भाग। ऊपर का भाग, बीच का भाग। इन क्षेत्रों में अगर जनपद की बात करें तो वैसे पता होगा आपको, मेरठ है, मुरादाबाद है, मुरादाबाद हालांकि तराई इलाके में भी पड़ता है, उसके नीचे आ जाए अगर बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, बदायूं है, एटा है, कासगंज है, मथुरा है, हाथरस है, आगरा है, फरुखाबाद है, फिरोजाबाद है, एटा है, ये सभी, प्रतापगढ़ है, रायबरेली है, अमेठी है, सुल्तानपुर है, हमारा कानपुर देहात है, कन्नौज है, ये सभी जनपद इसमें आ जाते हैं इस मैदानी भाग में। यहाँ पे आजमगढ़ है, मऊ है, ये सभी क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये सभी क्षेत्र इसमें क्या होते हैं? आ जाते हैं। हम तीसरे भाग की बात करेंगे। तो तीसरे भाग की जब हम बात करेंगे, इसको हम कहते हैं पठारी भाग। तीसरे भाग को हम क्या कहते हैं? पठारी भाग कहते हैं। हाँ जी, मैं काफ़ी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, तब आपको समझ आएगा तीसरा भाग। सारा ही कुछ चला गया क्या? हाँ, तीसरा भाग तब आपको समझ आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है? तीसरा भाग जो हमारा है उसको हम क्या कहते हैं भैया? तीसरा भाग अब आपको जो दिख रहा होगा, ये हमारा पठारी भाग। ये पठार कहाँ से आ गया? ये पठार कहाँ से? आपने सुना होगा कि भारत के जो प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, जिसमें हमारा प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की तरफ, मतलब मध्य प्रदेश जहाँ पर है, छत्तीसगढ़ जहाँ पर है, महाराष्ट्र जहाँ पर है, वहाँ पर हमारा दक्कन का पठार है। वहाँ पर हमारा क्या है? दक्कन का पठार है। तो दक्कन के पठार का विस्तार ही हमारे उत्तर प्रदेश के इस भाग को टच करता है। कहीं ना कहीं ये उस भाग का ही उस दक्कन के पठार का ही हिस्सा है। क्या है ये? कहीं ना कहीं दक्कन के पठार का ही हिस्सा है हमारा क्या?
ये वाला भाग, जैसे हम पठारी भाग कहते हैं, इसको हम दक्षिण का पठारी भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम दक्षिण का पठारी भाग कहते हैं। यहाँ पर हालांकि कैमूर और सोनाकर की पहाड़ियाँ भी हैं। यहाँ पर क्या है? कैमूर और सोनाकर की पहाड़ियाँ भी हैं, और ये कैमूर और सोनाकर की पहाड़ियाँ हमारी विंध्य की पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है। इनकी ऊंचाई लगभग 300 से 600 मीटर के आसपास है। इनकी ऊंचाई लगभग 300 से 600 मीटर के आसपास है। यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं, जो आपकी मिर्ज़ापुर में हैं, सोनभद्र में हैं, क्योंकि इस पे सबसे ऊंची पहाड़ी आपकी लगभग 1048 मीटर के आसपास है, अमरकंटक, तो उससे सभी छोटी हैं। तो यहाँ पे कैमूर और सोनाकर की पहाड़ियाँ भी हैं इन क्षेत्रों में। और ये पठारी भाग है। पठारी भाग की अगर बात करें तो ये मैदानी भाग से थोड़ा ऊंचा होता है। मैदानी भाग से क्या होता है? थोड़ा ऊंचा होता है पठारी भाग। समझिए बात मेरी। यहाँ से मान लो ये वाला हिस्सा हमारा क्या है? मैदानी भाग है, और यह हिस्सा हमारा क्या है? मान लो पठारी भाग है। ये हिस्सा हमारा क्या है? इसके इधर का पठारी भाग है। तो पठारी भाग का जो हिस्सा होता है वो कुछ इस तरह का होता है। मैदानी भाग से थोड़ा बहुत ऊंचा होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, न तो पर्वतीय इलाका होता है और न मैदानी, लेकिन मैदानी भाग से थोड़ा सा ऊंचा होता है। तो मैं आपसे बताने ये जा रहा हूं कि यहां से हमारे दक्कन के पठार की शुरुआत हो जाती है। शुरुआत कहां से होती है? हमारे इस क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से से हमारे हमारा जो दक्कन का पठार है उसकी शुरुआत हो जाती है। दक्कन के पठार की यहाँ से क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं? थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि इस भाग का जो ढाल है वो इधर से इधर की तरफ होगा। भाई स्लोप तो उल्टा होता है ना। मैंने कहा कि यहां से हम ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, किधर से? उत्तर की तरफ से हम ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि इधर ढाल तो इसका इधर हो गया ना। ऊपर अगर इधर से चढ़े तो ढाल इसका इधर हो गया। तो ढाल जो इस भाग का है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ है। आपसे सवाल यही पूछेगा कि बुंदेल जो हमारा पठारी भाग है उसका ढलान, उसका स्लोप कौन सी दिशा से कौन सी, कई बार ये सवाल पूछा गया है। तो उसका स्लोप जो हमारा है वो साउथ टू नॉर्थ है। क्या है? साउथ टू नॉर्थ है। और इसीलिए आपकी जो पठारी नदियां हैं वो इस प्रकार की डायरेक्शन में बहती हैं। इसीलिए तो हमारे प्रदेश में आ जाती हैं पठारी नदियां। नहीं तो अगर इधर ढलान नहीं होता हमारे प्रदेश की तरफ तो ये नदियां इधर क्यों आती? अरे भाई पानी किधर जाता है? जिधर नीचे होता है, तभी तो ये नदियां इधर आती हैं। अब ये सोचिए कि हमारी क्या किस्मत है कि हम इस इलाके में रहते हैं। हिमालय से आने वाली नदियां भी इधर घूम के आ जाती हैं और हमें इतना लाभ पहुंचाती हैं, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो पेयजल हो, चाहे वो बिजली बनाना हो। और इधर से आने वाली नदियां भी हमारे इस प्रदेश में, इस मैदानी भाग की तरफ भागी चली आती हैं। तो हम कितने किस्मत वाले क्षेत्र में रहते हैं। इधर से भी नदियां इधर, इधर से भी नदियां इधर। तब इस मैदान का निर्माण हुआ है, तब इस मैदान को सबसे उपजाऊ मानते हैं, तब हम इस मैदान को मानते हैं कि ये मैदान सबसे ज़्यादा अन्न उपजाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसीलिए इस मैदान, इस जो पठारी भाग है इसका ढलान भी क्या है? इस तरफ है। ढलान भी इसका क्या है? इस तरफ है। इसके थोड़े से नीचे कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा पर जब सूर्य उसके ऊपर होता है तो इसीलिए इस बुंदेलखंड के पठार में, इस भाग में क्या होता है? भयंकर गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। बाकी के इन क्षेत्रों से यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है क्योंकि ये कर्क रेखा के पास वाला भाग है। और यहाँ पर क्या है? ये पठारी भाग है, कर्क रेखा के पास में है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। और गर्मी होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा वनस्पतियों का विकास नहीं हुआ है। अर्थात प्रदेश के इस हिस्से में वनस्पति ज़्यादा नहीं पाई जाती। ज़्यादातर जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो ऐसी वनस्पतियाँ होती हैं जिनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कम ऊंचाई की और कटीली झाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। कम ऊंचाई की और कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। सवाल अगर पूछा जाए कि कटीली झाड़ियां या कम ऊंचाई की वनस्पति या कम ऊंचाई के वन प्रदेश के किस हिस्से में पाए जाते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? पानी की कमी होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, जलवायु शुष्क होती है, मृदा बहुत ज़्यादा अनुपजाऊ होती है, लाल मृदा का विस्तार है यहाँ पे पठारी भाग में। ठीक है, पठारी भाग में क्या है? लाल मृदा का विस्तार है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है?
यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी वनस्पति होती है ज़्यादा विकसित वनस्पति नहीं होती, ज़्यादा ऊंचाई की वनस्पति नहीं होती है। तो हम पूछा जाए सवाल कि प्रदेश के किस हिस्से में कम ऊंचाई की वनस्पति और कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो हमारे बुंदेलखंड वाले हिस्से में पाई जाती हैं। और इन वनस्पतियों की जड़ें बहुत दूर तक फैली होती हैं पानी की तलाश में, क्योंकि पानी तो चाहिए पौधे को, भले कम चाहिए। तो इन वनस्पतियाँ जो होती हैं इनकी जड़ें ज़मीन में बहुत गहराई तक फैली होती हैं। जबकि इसके अपोजिट जो इधर होता है, इन क्षेत्रों में जो वनस्पति होती हैं ये बहुत लंबी होती हैं, सदाबहार वन होते हैं, इनकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती, और ये कांटेदार झाड़ियाँ भी नहीं होती, बहुत ऊंचाई के वृक्ष होते हैं इन क्षेत्रों में। तो अब आप समझ गए होंगे, वनस्पतिक रूप से भी अंतर समझ गए होंगे दोनों में। मृदा के रूप से भी इसमें लाल मृदा का विस्तार है, यहाँ पर काली मृदा, जलोढ़ मृदा जो आपकी खादर वाली है उसका विस्तार है, यहाँ पर दोमट मृदा का विस्तार है, यहाँ पर दलदली मृदा का विस्तार है, और यहाँ पर ककरीली पथरीली मृदा का विस्तार है। क्यों है ये भी आप समझ गए होंगे, क्यों है इस प्रकार की मृदा का विस्तार यहाँ पे। यूपी में सबसे ज्यादा गर्मी मथुरा में हुई है, ऐसा नहीं है, समझ रहे मेरी बात को। हम जलवायु जब पढ़ेंगे तो जलवायु जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। हाँ, कर्क रेखा भी सीखेंगे। अरे हम सब कुछ सीखेंगे, तुम परेशान क्यों होते हो। विद्वान बनेंगे हम लोग, समझ रहे हो ना। मैं भी तुम्हारे साथ और तुम भी मेरे साथ, विद्वान बनेंगे हम दोनों मिलके। हाँ, एक दिन कर्क रेखा भी पढ़ेंगे, सब कुछ समझेंगे। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है ये जो प्रदेश का प्राकृतिक रचना है कि किस प्रकार की प्राकृतिक रचना बनी है। इसके कुछ हिस्से को, पठारी भाग को हम क्या कहते हैं, बुंदेलखंड कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत विस्तार हमारे बघेलखंड का भी है, समझ रहे हो, ज़्यादा नहीं है तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, बुंदेलखंड भी कहते हैं। इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, बुंदेलखंड भी कहते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि बुंदेलखंड में कौन कौन से जनपद हैं, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि बुंदेलखंड में जो हमारे जनपद हैं उनकी संख्या 7 है। बुंदेलखंड में सातों के सातों पठारी जनपद हैं हमारे, क्या हैं, ये सातों के सातों हमारे पठारी जनपद हैं। जिसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है आपका क्या, झांसी। झांसी हमारे प्रदेश का पठारी जनपद है, ये पठारी भाग का ही हिस्सा है। दूसरा हमारा आ जाता है यहाँ पर ललितपुर। ललितपुर की बात करें तो ये भी हमारा पठारी हिस्सा है, पठारी जनपद है। इसके बाद आ जाता है, यहाँ पे एक छोड़ दिया हमने, जालौन। जालौन आ जाता है, समझ रहे हो, जालौन आ जाता है। जालौन यहाँ पे, झांसी यहाँ पे, और ललितपुर ये आपका, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है आपका चित्रकूट। क्या आ जाता है, चित्रकूट आ जाता है। चित्रकूट के साथ साथ हमीरपुर आपका आ जाता है, हमीरपुर आ जाता है आपका। हमीरपुर के साथ साथ आपका क्या आ जाता है, महोबा आ जाता है, समझ रहे हो, महोबा आ जाता है। ये कितने हो गए, 7 जनपद हैं लगभग हमारे बुंदेलखंड में, ठीक है। जो पठारी, जहाँ पर पठारी भाग है, 7 जनपद में 1 2 3 4 5 6 और सातवां हो गया हमारा क्या, बांदा। तो ये 7 जनपद हमारे प्रदेश के पठारी भाग में गिने जाते हैं, पठारी भाग में गिने जाते हैं। यहाँ पर मुख्य तौर पर कृषि नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ पर उतनी बरसात नहीं होती, सिंचाई के अच्छे साधन नहीं है यहाँ पे, और ना ही यहाँ की मृदा इतनी उपजाऊ होती। यहाँ पर ज़्यादातर जो खेती की जाती है वो कई जगहों पर सोयाबीन की, और ज़्यादातर इलाकों में यहाँ पर खेती चने की जाती है, ठीक है, चने की जाती है। और यहाँ पर लाल मृदा का ज़्यादातर विस्तार है। हाँ, लाल मृदा का, जिसमें लाल मृदा के साथ साथ राकर मृदा भी यहाँ पे मिल जाती है, भोंटा मृदा भी थोड़ा बहुत यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की मृदा का यहाँ पर विस्तार है, इस प्रकार की मृदा का विस्तार है यहाँ पर। और यहाँ के लोगों का जो रोजगार का मुख्य साधन है वो पशुपालन होता है। यहाँ के लोग ज़्यादातर संख्या में भेड़ पालते हैं या फिर बकरी पालते हैं, क्योंकि कृषि पर डिपेंड नहीं रहते। यहाँ पर कृषि के लिए परिस्थितियाँ उतनी अच्छी यहाँ पर नहीं
नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। कुछ भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो बता सकते हैं। एक चीज़ जो छूट गई मेरे से वो ये थी कि जब मैदानी भाग से नदियाँ गुजरती हैं, मैदानी भाग से नदियां गुजरती हैं तो कुछ नदियां अपने आसपास के आवरण का बहुत ज़्यादा क्षय कर चुकी हैं, आसपास के आवरण का बहुत ज़्यादा क्षय कर चुकी हैं। क्षय मतलब कि ऊपर की जो लेयर होती है मृदा की उसको बहा के ले जा चुकी हैं और अपने आसपास उन्होंने तमाम बीहड़ों का निर्माण कर दिया है। तमाम बीहड़ों का, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अपने आसपास के आवरण का क्षय कर दिया इन नदियों ने। वही आवरण जो आसपास का बहुत ज़्यादा बलुई मृदा से बना था या फिर बालू टाइप की मृदा थी, जैसे कि चंबल का बीहड़ हम जिसे कहते हैं। तो हमारे पास दो नदियां हैं, एक तो यमुना ने अपने आसपास के क्षेत्रों में, जैसे इटावा है हमारा, आगरा, इन क्षेत्रों में बीहड़ों का निर्माण किया है। और एक नदी और है हमारे पास चंबल ने भी काफ़ी ज़्यादा बीहड़ मतलब रेविंस का निर्माण किया है। तो अगर ये पूछा जाए कि बीहड़ों का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी नदियां करती हैं, तो हमारे पास मुख्य तौर पर दो नदियां हैं, जिसमें से चंबल और आपकी यमुना, ये अपने आसपास के क्षेत्र को बहाकर, मृदा को बहाकर ले गई साथ में। और इनके आसपास अब बहुत सारे गड्ढे, मतलब ऊपर की जो मृदा थी वो बहाकर ले गई। तो यहाँ पर इन्होंने बीहड़ों का निर्माण किया और बीहड़ों का निर्माण होने के बाद यहाँ की जो निचली परत मृदा की बची वो नितांत अनुपजाऊ है, बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है। इसीलिए बीहड़ बिल्कुल खाली पड़े रहते हैं। ना तो यहाँ पे जंगलों का विकास हुआ है और ना ही यहाँ पर कृषि की जाती है। थोड़ी बहुत छोटे यहाँ पे भी जंगल हैं, मतलब उस तरह के जंगल नहीं है जैसे इन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलते हैं। जब इन क्षेत्र, ये तराई के इलाके हैं तो आप तराई तो इन्हें भी मान सकते थे, लेकिन ये तराई के क्षेत्र नहीं है। और क्योंकि इन नदियों में उतना पानी भी नहीं होता, ये ज़्यादातर मौसमी नदी बन चुकी हैं। अब चंबल है, बेतवा है, सिंध है, केन है, टॉन्स है, मंदाकिनी है, सोन है, ये सब ज़्यादातर अब मौसमी नदी हो चुकी हैं, इनमें पानी नहीं है अब, ठीक है। लेकिन ये किसी समय अपने, जब ज़्यादा पानी होता था तो अपने आसपास के आवरण को ये इन्होंने क्षय कर चुकी हैं, ये वहाँ की मिट्टी को कटान कर चुके हैं। एक सवाल और पूछा जाता है कि मृदा अपरदन से, मतलब जो मृदा का अपरदन होता है वो कौन सा जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित है नदियों के द्वारा। तो इटावा आपका मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा होता है उस क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ की मृदा कुछ इस तरह की है। और यमुना नदी जब वहाँ से गुजरती है या जब बरसात आती है तो खेतों की मिट्टी बह के नदी में आ जाती है और नदी बहा ले जाती है। तो यहाँ तक इन चीज़ों को हम लोग समझ चुके। बीहड़ मतलब, बीहड़ कह सकते हैं जैसे गंगा का खादर होता है ना, गंगा का कछार होता है, गंगा का खादर या कछार होता है, वहाँ पर खेती नहीं होती, वहाँ पर क्या होते हैं, घास फूस जैसी चीज़ उगाती है। वैसे ही चंबल और यमुना का बीहड़ है। बीहड़ का मतलब है कि इस चंबल ने अपने आसपास की भूमि का कटान बहुत कर दिया है, बहुत ज़्यादा, कई कई किलोमीटर तक मिट्टी को ये बहा के ले गई। और अब इनमें पानी तो है नहीं ज़्यादा, नदी, चाहे यमुना की बात करें, चाहे चंबल की बात करें, चाहे सिंध की बात करें, इन नदियों में ज़्यादा तो पानी है नहीं, तो वो बीहड़ पूरा खाली पड़ा है। पानी की धारा जो है वो बहुत छोटे क्षेत्र में बहती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप बीहड़ समझना चाहते हैं तो रेबिन्स की अगर हम लोग बात करें तो मान लो ये नदी बह रही है, ये क्या बह रही है हमारी, ये यमुना नदी इस चौड़ाई में बह रही है। तो कभी कभी जब इसमें पानी होता है तो इसने इन आसपास के क्षेत्रों का कटान कर दिया। इसने क्या कर दिया, इस आसपास की भूमि का कटान कर दिया। इस प्रकार से इसने कटान कर दिया। तो ये क्या हुआ, जो ये खाली जगह अब रह गई, इसकी गहराई ज़्यादा है और ये खाली जगह रह गई, और इसकी जो मृदा है वो अनुपजाऊ है, उपजाऊ मृदा नहीं है यहाँ पे। तो ये जो इसके आसपास की भूमि बनी, जो सामान्य तौर पर इसके दूसरे भाग से ये नीचे वाला भाग है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जा चुकी है, इसको हम बीहड़ कहते हैं। कभी चंबल के बीहड़ में चले जाओ, कभी यमुना के बीहड़ में चले जाओ, तो आप देख पाओगे किस प्रकार का बीहड़ होता है, ठीक है। क्योंकि इन क्षेत्रों में पानी तो है नहीं, नदी तो इस पूरे क्षेत्र में बह नहीं रही, नदी तो इस पतले से क्षेत्र में बह रही, क्योंकि इनमें ज़्यादा पानी नहीं होता, तो इसको हम लोग बीहड़ कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग समझ चुके हैं। अब हम इसी को चैप्टर के ज़्यादा नहीं हैं, 4-5 शायद प्रश्न हैं, उनको हम लोग करेंगे, ठीक है। 4-5 प्रश्न हैं हमारे पास, उनको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो मैं उन क्वेश्चंस को लगाता हूँ, आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और हम उन क्वेश्चंस को कर लेंगे। चलिएगा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके एग्जामिनेशन में आए हुए, ठीक है।
हाँ, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए मैंने, क्योंकि मुझे पता था चैप्टर भी हमने आज करना है और चैप्टर के बाद हमने क्वेश्चन भी करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जनपद बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है। अभी अभी हमने इस पर बात की थी, हमने बात की थी कि निम्नलिखित में से हाँ कौन से जनपद बुंदेलखंड का हिस्सा हैं। अभी मैंने बताया ना बुंदेलखंड के कौन कौन से जनपद, मैंने कहा 7 जनपद हैं, जिसमें आपका झांसी है, जिसमें आपका ललितपुर है, जिसमें आपका चित्रकूट है, जिसमें आपका बांदा है, जिसमें आपका हमीरपुर है, जिसमें आपका जालौन है। जालौन का अगर हम मुख्यालय देखें, जिला मुख्यालय, तो कहाँ पे है, उरई में है। ठीक है, तो ये 7 जनपद हैं, आपका महोबा भी है। लेकिन इसमें कौन नहीं है, आगरा इस बुंदेलखंड में नहीं है। आगरा मैदानी भाग का जनपद है, मैदान का जनपद है। समझ रहे हो मेरी बात को, मध्य का मैदान जो गंगा और यमुना का मैदान है उसमें आता है हमारा आगरा। तो सही जवाब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। कल हम जलवायु पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की और मज़ा आ जाएगा सीरियसली। ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा टॉपिक कवर कर लेंगे हम जलवायु के नाम पे। ज्योग्राफी का, जो आप ज्योग्राफी में क्लाइमेट पढ़ते हो, क्लाइमेट होता क्या है, कैसे बना क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद यूपी पे शिफ्ट होंगे। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोग कल कवर करेंगे, जलवायु, क्लाइमेट, जिसमें हम भारत की जलवायु के बारे में और उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। यही हमारा चैप्टर होगा, पहले से मैंने बता दिया है आपको। इस पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। अगले पे आ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। प्रदेश के भावर क्षेत्र में, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया बल्कि यूपीपीसीएस ने ही पूछा, और यही क्वेश्चन सेम 2018 में यूपीपी ने पूछा, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया। 2018 में अक्टूबर में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया। तो इसका जवाब दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। दलदली मृदा तो तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। दलदली मृदा कहाँ पर पाई जाती है, तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। बात करें अगर हम लोग ककरीली पथरीली, तो बिल्कुल सही है। महीन जलोढ़ मृदा हमारे मैदानी इलाकों में पाई जाती है। मैंने अभी इस पे बताया भी था आपको, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो महीन जलोढ़ मृदा हमारे मैदानी इलाकों में। भूर मृदा की बात करें तो ये भी नदियों के ही पास में होती है, जैसे गंगा के आसपास भूर मृदा बन जाती है, बालू के टीले टाइप जो होती है, तो उसको हम भूर मृदा कहते हैं। चलिएगा, तो हमारी क्या हो जाएगी, भावर क्षेत्र में ककरीली और पथरीली मृदा होती है, यहाँ पर नदियां भूमिगत होती हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। कल मैंने इसको जब भौगोलिक स्थिति हम प्रदेश की देख रहे थे तब पूछा था, और तब मैंने समझाया था आपको। तब लग सकता था कि क्वेश्चन शायद नहीं आता होगा, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप बताइएगा कि पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। ये उत्तर प्रदेश की सीमा है, ये हरियाणा की सीमा है। तो ये नदी काफी हद तक ये बताती है कि प्रदेश की सीमा यहां पे है। जल्दी से बताइए। चलिए, गंगा। अरे तुम बुद्धू हो, गंगा कहाँ से आ जाएगी, कहाँ से गंगा आ जाएगी, तुम्हें कितना समझाऊं मैं। जैसे मान लो ये है हमारा मैप, ये हमारा क्या मैप, छोटा सा मैप बना दिया मैंने। पश्चिमी बात की गई तो पश्चिमी हिस्सा तो ये है ना हमारा। गंगा यहाँ से कहीं बिजनौर से आती है, कहाँ सीमा बना दी इसने, मुझे बताओ। गंगा ने कहाँ सीमा बना दी, बिजनौर से आके मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मेरठ, हापुड़, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, कासगंज, फरुखाबाद, कन्नौज होती हुई आगे चली जाती है, कानपुर देहात, कानपुर और आगे फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद पहुंच जाती है। कौशाम्बी होती हुई इलाहाबाद पहुंच जाती है, वहाँ से मिर्जापुर और बनारस पहुंच जाती है, चंदौली, और फिर गाजीपुर से बाहर हो जाती है। गंगा नदी ने कौन से बॉर्डर का निर्माण कर दिया, तुम कैसी बात करते हो। मैंने कहा कि यहाँ पे एक नदी सहारनपुर से प्रवेश करती है, और ये सहारनपुर से ये इस बॉर्डर पर बहती हुई जो दिल्ली को भी टच करती है, और इस तरह से यहाँ पे चली जाती है। और इसी नदी में कुछ यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम गंडक नदी, और ये नोएडा में, मतलब गौतम बुद्ध नगर में ये नदी इसमें मिल जाती है। गंडक नहीं, सॉरी, हिंडन नदी, जिसपे गाजियाबाद बसा हुआ है। तो ये सीमा का निर्धारण कौन कर रही है, फैजाबाद, शामली, बागपत, और फिर गौतम बुद्ध, बागपत, गाजियाबाद, दिल्ली, फिर उसके बाद गाजियाबाद नहीं, दिल्ली, गाजियाबाद के बॉर्डर को भी टच करती है। गाजियाबाद, फिर दिल्ली, फिर उसके बाद आपके गौतम बुद्ध नगर और हरियाणा का बॉर्डर मिलता है, गौतम बुद्ध नगर, और उसके बाद आपका मथुरा चली जाती है। तो कैसी बातें करते हो आपका। तो ये बॉर्डर बना रही है ना, पश्चिमी सीमा बना रही है हमारी, ये
नदी, तो क्या हो जाएगा यमुना। गंगा नहीं है। केन की बात करें तो ये मध्य प्रदेश से यूपी में आती है, और चंबल की बात करें तो चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश में ट्रेवल करती है। आगे पूछते हैं क्वेश्चन, आगे क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन कीजिए। क्षेत्रफल के घटते क्रम में आपको सही विकल्प का चयन करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सबसे बड़ा राज्य जो हमारे देश में है वो है राजस्थान। राजस्थान 2000 से पहले सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश होता था। समझ रहे हो? 2000 से पहले सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश होता था। मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया, छत्तीसगढ़ बन गया। तो छत्तीसगढ़ का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 1,35,000 वर्ग किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो 3,08,000 वर्ग किलोमीटर है। तो लगभग 4,43,000 वर्ग किलोमीटर के साथ मध्य प्रदेश पहले नंबर पे होता था 2000 से पहले। लेकिन इसका विभाजन हुआ तो राजस्थान पहले पे, और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा एमपी। एमपी के क्षेत्रफल की बात करें तो 3,08,000 वर्ग किलोमीटर है। समझ रहे हो? तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के क्षेत्रफल की बात करें तो 3,07,000 वर्ग किलोमीटर है। और चौथे नंबर पे 2014 से पहले आंध्र प्रदेश आता था, लेकिन आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया और नया राज्य तेलंगाना बना, और इसके क्षेत्रफल का भी विभाजन हो गया। तो अब चौथे नंबर पे जो आपका आ जाता है वो यूपी है, और यूपी का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। तो इसको देखिएगा, राजस्थान पहले पे आएगा तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखेंगे राजस्थान के बाद एमपी आएगा तो महाराष्ट्र वाला भी नहीं हो सकता, तो ये भी कैंसिल। ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी हमारा क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे क्या आ जाते हैं? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, कल याद रखेंगे क्लाइमेट पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे कल? क्लाइमेट पढ़ेंगे। बहुत जबरदस्त टॉपिक है हमारा क्लाइमेट, जिसमें हमने ज्योग्राफी की सारी चीजें कवर कर लेनी है, और उत्तर प्रदेश की चीजों को हमने उसमें कवर कर लेना है। क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में कौन सी पर्वत श्रेणी का विस्तार है? मुझे बताइएगा उत्तर प्रदेश के इस दक्षिणी भाग में किस प्रकार से, अगर उत्तर प्रदेश का नक्शा है तो इस वाले भाग में क्या है हमारा? इस वाले भाग में चलिएगा। तो इसका बताना है कि उत्तर प्रदेश में, हाँ उत्तर प्रदेश में के दक्षिणी भाग में कौन सी पर्वत श्रेणी का विस्तार है? अरावली का विस्तार है, विंध्य का विस्तार है, सतपुड़ा का, या फिर हिमालय का विस्तार है? तो आप लोग बताइएगा कौन सी पर्वत श्रेणी का यहाँ पे विस्तार है? कौन सी पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? विंध्य पर्वत श्रेणी का। बिल्कुल सही। कैमूर और सोनाकर की पहाड़ियां भी हैं। हाँ जी, आगे ये लास्ट क्वेश्चन था शायद, अब क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। 5 क्वेश्चन थे। क्लास को सभी लोग लाइक करेंगे। आज लाइक वाइक तुमने नहीं किया है तो सभी लोग लाइक करेंगे, सभी लोग शेयर करेंगे। और आप में से कोई अगर ऐसा है जो जेल वार्डर की तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है? जेल वार्डर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जेल वार्डर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो 999 रुपीज़ में एक कोर्स है एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, जल्दी से ज्वाइन कर लो इसको। 999 रुपये में, मात्र 999 रुपये में आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो जल्दी से क्या करिएगा, इसको आप परचेज कर लो। और जेल वार्डर, फायरमैन दोनों ही संयुक्त हैं, एक ही एग्ज़ाम होगा, एक ही सिलेबस है, सब कुछ सेम है। ठीक है, तो 999 रुपये में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर मत कीजिएगा, जल्दी से आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। बिल्कुल, अरावली नहीं है, ना ही सतपुड़ा है। सतपुड़ा उसके थोड़े और नीचे है। अरावली की बात करें तो अरावली आपकी गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक आ जाती है। इस पर माउंट आबू है, गुरु शिखर, जिसका सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, पर्वत चोटी है 1702 मीटर ऊंचे गुरु शिखर, जिसपे माउंट आबू के आसपास। तो क्या हो जाएगा? अरावली आपकी क्या है? अरावली राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक आती है। सतपुड़ा उसके और नीचे है, और लेकिन हम जिसकी बात कर रहे थे वो विंध्य पर्वत श्रेणी है। ये तीनों ही लगभग पुरानी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, चलिएगा, तो क्लास को अब यहीं तक रखेंगे हम सभी लोग। आप लोगों ने क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है आपने सभी ने, और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल एग्जामपुर और IAS PCS बाई एग्जामपुर। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। और कल हम जलवायु पढ़ेंगे, क्लाइमेट पढ़ेंगे यूपी की, और न केवल यूपी की बल्कि जलवायु के बारे में समझेंगे कि जलवायु होती क्या है। तो मिलेंगे कल, ख्याल रखेंगे अपना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।